तो प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे क्या रिगार्डिंग इंटरप्ट्स। ओके, तो इंटरप्ट्स के बारे में भी हम डिस्कस कर रहे थे कि सॉफ्टवेयर इंटरप्ट एंड हार्डवेयर इंटरप्ट्स। तो हार्डवेयर इंटरप्ट्स हमने डिस्कस कर लिया था और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ के पहले हमने डिस्कस किया था प्रोग्राम्ड आईओ, जिसमें प्रोग्राम्ड आईओ में मेन पॉइंट हमारा क्या था कि सीपीयू फुल टाइम बिजी रहता है, जो कि डिवाइस के स्टेटस रजिस्टर और डेटा रजिस्टर को कंटिन्यूसली चेक करता रहता है। और जब इनपुट आउटपुट ट्रांसफर हो रहा होता है या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है प्रोग्राम्ड आईओ में, तो सीपीयू कोई दूसरे टास्क पर स्विच नहीं कर सकता। सीपीयू कंटिन्यूसली बिजी रहता है फॉर चेकिंग फॉर द डिवाइसेस रजिस्टर्स। तो इसमें जो हमारा ये इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ है, उसकी प्रोसेसिंग जो आज हम पढ़ेंगे, तो इसमें मेनली हमारा जो है वो ये है कि एवरी ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय द इंटरप्ट। ओके, इंटरप्ट मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है विच इज हैंडल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज इंटरप्ट्स कंप्लीटली हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम फैसिलिटी है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है जो कि सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर सीधे सीपीयू को सेंड कर सकता है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सेंट बाय एन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टू सीपीयू। तो ये जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर सीपीयू को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजता है, दिस इज द इंटरप्ट। इसका मीनिंग ये है इंटरप्ट का कि ये सीपीयू से कुछ सीपीयू साइकिल्स की डिमांड कर रहा है। मतलब कि सीपीयू जो भी टास्क कर रहा है उस टास्क को इंटरप्ट करके सीपीयू का अटेंशन दूसरे प्रोग्राम की तरफ या दूसरे टास्क की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। मतलब सीपीयू जो भी कर रहा है उसको स्टॉप कर देता है जनरली, और जो नई इंटरप्ट्स आई है उसको हैंडल करता है। तो ये हमारा इंटरप्ट्स है। और इंटरप्ट्स में मैंने हार्डवेयर इंटरप्ट और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, हार्डवेयर कल प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था, और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स को हम डिस्कस कर रहे थे। तो अपने उसी पॉइंट पर आते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स पर कि सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स मैंने बताया था कि कोई रनिंग प्रोग्राम है जो कि सीपीयू को सिग्नल, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजता है फॉर किसी रिक्वेस्ट के लिए, किसी ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए। तो जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है वो या तो हमारा प्रोसेसर की एक्सेप्शनल कंडीशन के कारण होगा, और एक्सेप्शंस तुम लोग पढ़ चुके हो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि एक्सेप्शंस, तो एक्सेप्शंस आर बेसिकली द रन टाइम एरर्स। तो पहला तो ये सीपीयू में किसी फॉल्ट या एक्सेप्शंस के थ्रू हो सकता है, या दूसरा हमारा किसी स्पेशल कोई भी सॉफ्टवेयर जो रन कर रहा है दैट में इंटरप्ट द सीपीयू। ओके, और सॉफ्टवेयर सीपीयू को कैसे इंटरप्ट करेगा? बिकॉज सॉफ्टवेयर आर द रनिंग प्रोग्राम एट दैट टाइम टू सीपीयू। तो लो लेवल कोड जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं और उन्हीं लो लेवल कोड के थ्रू जो कंट्रोल सिग्नल जनरेट होंगे, तो दीज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स विल इंटरप्ट द सीपीयू फॉर सम सर्विस। ओके, तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स के जो कॉज हैं जनरली, जैसे प्रीवियसली भी मैंने बताया था कि डिवाइड बाय जीरो ऑपरेशन। अगर एएलयू को कोई कमांड आती है कि डिवाइड बाय जीरो, ओके, तो एएलयू उसको कोई कुछ एएलयू तो कंप्यूटर इज टोटली लॉजिकल,
जीरो से डिवाइड करने का कोई डेफिनेशन ही नहीं है, तो वो अब सीपीयू के पास जाएगा। तो सीपीयू के जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन में, मतलब जो सीपीयू के पास प्री प्लान्ड इंफॉर्मेशन है कि डिवाइड बाय जीरो ऑपरेशन को वो एज ए एरर इंडिकेट करके और शो कर देगा, क्योंकि एलयू तो उसको हैंडल कर ही नहीं सकता। अगर कोई किसी वैल्यू नंबर से डिवाइड हो तो एलयू में कोई एल्गोरिथम चलेगी, उस पे सिग्नल जनरेट होंगे, उसके पार्ट्स वर्क करेंगे, एडर सबट्रैक्टर जो भी है, बट डिवाइड बाय जीरो तो एएलयू इज अनेबल टू हैंडल। तो ये जो है डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन विल बी इंटरप्टेड टू सीपीयू एंड सीपीयू हैंडल इट अकॉर्डिंगली, जो इसके पास इसकी मैकेनिज्म है कि डिवाइड बाय जीरो के लिए क्या एक्शन लेना है। नेक्स्ट केस ये हो सकता है कि इलीगल मेमोरी एड्रेस, कोई पॉइंटर हमने यूज किया और जिस मेमोरी को हम रेफर कर रहे हैं या इलीगल पॉइंटर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इलीगल मेमोरी एड्रेस से मतलब ये है कि दो पॉइंटर अलग अलग मेमोरी को लोकेट कर रहे हैं, और अगर हम चाहते हैं कि दोनों पॉइंटर को ऐड करके कोई नया एड्रेस बनाए तो ये पॉसिबल ही नहीं है पॉइंटर से। दिस विल जनरेट एन इलीगल मेमोरी एड्रेस, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो अगेन दैट विल बी ट्रिगर्ड एज एन इंटरप्ट टू सीपीयू। नेक्स्ट केस ये हो सकता है कि एरे आउट ऑफ बॉन्ड्स। एरे आउट ऑफ बॉन्ड्स क्या हो सकता है कि हमने सपोज 10 एलिमेंट के लिए मेमोरी रिजर्व की एरे में, एंड वी आर ट्राइंग टू एक्सेस द 15th एलिमेंट, तो इट्स नॉट पॉसिबल, 15th एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। अगेन दिस विल बी ट्रिगर्ड एज एन इंटरप्ट, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी रन टाइम एरर्स हैं या एक्सेप्शंस हैं। ओके, तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जो फंक्शन है हमारे, वो एक तरह से सब रूटीन कॉल या फंक्शन कॉल की तरह ही है। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे कि सब रूटीन कॉल या फंक्शन कॉल की तरह किस तरह हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हमारे यूज होते हैं, जनरली एक केस ये भी हम कह सकते हैं कि किसी सिस्टम सॉफ्टवेयर से सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करना। ओके, टू रिक्वेस्ट some system software for some service is the example of software interrupts। इसमें क्या होगा कि डिवाइस ड्राइवर जो है हमारा कम्युनिकेट करेगा डिस्क कंट्रोलर या उस पर्टिकुलर डिवाइस से। ठीक है, अगर डिस्क कंट्रोलर का केस हम ले रहे हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर हमारा डिवाइस ड्राइवर है, तो ये डिवाइस ड्राइवर हम जानते हैं ये कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिवाइस से कम्युनिकेशन के लिए जो इंटरफेस है वो डिस्क डिवाइस ड्राइवर है। ओके, तो सपोज डिस्क का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो डिस्क के लिए अगर डिवाइस ड्राइवर है तो डिवाइस ड्राइवर कम्युनिकेट करेगा डिस्क कंट्रोलर से डेटा को रीड करने के लिए या राइट करने के लिए डिस्क पर। अब एक टर्म आता है सिस्टम कॉल। तो सिस्टम कॉल एक्चुअली क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम टर्म है। तो somehow सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स आर रिलेटेड विद द सिस्टम कॉल। तो मेनली हमारा सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स बेसिकली क्या है कि सिस्टम कॉल को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन है। जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स है वो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं सिस्टम कॉल को। सिस्टम कॉल सिंपली क्या है कि इट इज एन रिक्वेस्ट टू ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम से उसकी किसी एप्लीकेशन को यूज करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। मतलब यूजर खुद उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को कम्युनिकेट कर सकता है, और यूजर कैसे कम्युनिकेट करेगा, अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू, मतलब प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के थ्रू डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस को यूज करने के लिए कॉल करेगा, मतलब रिक्वेस्ट करेगा। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, मैलोक और कैलोक का यूज करके जो सी लैंग्वेज में हम करते हैं। तो जो हम लिखते हैं पॉइंटर, कोई पॉइंटर एज्यूम करते हैं पॉइंटर इक्वल्स टू, जैसे डेटा स्ट्रक्चर में देखा है तुमने, पॉइंटर इक्वल्स टू इंट स्टार मैलोक साइज ऑफ इंट स्टार। तो ये जो मैलोक फंक्शन है
इससे हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डायरेक्टली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुछ मेमोरी एलोकेट करे ओएस। और कुछ मेमोरी कौन सी होगी? अगर हम इंट स्टार यूज कर रहे हैं तो 2 बाइट मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्ट एलोकेशन के लिए हम डिमांड कर रहे हैं अपने प्रोग्राम्स के थ्रू। ठीक है, तो ये जो 2 बाइट मेमोरी एलोकेट होगी उसका स्टार्टिंग एड्रेस पॉइंटर पी में होगा। पी इक्वल्स टू इंट स्टार मैलोक, ये लिखते हैं। इसी तरह स्ट्रक्चर के केस में हम लिखते हैं कि सम पॉइंटर इक्वल्स टू स्ट्रक्ट नोड स्टार मैलोक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड स्टार। तो उस नोड की जो साइज होगी उस साइज की मेमोरी को ऑपरेटिंग सिस्टम से एलोकेट करने के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं। अदरवाइज क्या होता है? अदरवाइज जो मेमोरी एलोकेट होती है वो कंपाइलेशन के टाइम पे या फर्दर मूवमेंट पर एलोकेट होती है। कंपाइलर एक्चुअली रिक्वेस्ट करता है तो लोडर लिंकर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेमोरी मॉड्यूल है वो मेमोरी एलोकेट करता है। यूजर के पास कोई रिक्वेस्ट नहीं होती है। मतलब तो जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो आप हमारे प्रोग्राम के लिए जो मेमोरी एलोकेट होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में कंपाइलर या उसके बाद वाली स्टेजेस तक होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम डायरेक्टली कुछ यूज करके ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब रिक्वेस्ट करते हैं तो दैट इज सिस्टम कॉल। ओके, system call is the completely operating system topic, so we cannot go into the details of system call. तो जब हमारी डिवाइस रेडी है इनपुट आउटपुट के लिए, इसका मतलब क्या है कि जो डिवाइस में कंट्रोलर में हमारा फ्लैग है वो सेट है, तो अब इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ में उस फ्लैग के सेट हो जाने पर सीपीयू खुद से चेक नहीं करता है कंटिन्यूसली जैसे प्रोग्राम्ड इनिशिएटेड आईओ में था। यहाँ पर क्या है कि सीपीयू इंटरप्टेड होता है, मतलब डिवाइस कंट्रोलर सीपीयू को इंटरप्ट करता है या इंटरफेस जो है वो सीपीयू को इंटरप्ट करता है या इन्फॉर्म करता है इसके बारे में कि फ्लैग अब सेट है। फ्लैग सेट है मतलब कि डिवाइस अब इनपुट आउटपुट ट्रांसफर के लिए रेडी है। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग कैसे होगा? तो जब इंटरफेस ये देखेगा कि डिवाइस अब डेटा ट्रांसफर के लिए रेडी है तो ये सीपीयू को इंटरप्ट रिक्वेस्ट भेज देगा और सीपीयू को इंटरप्ट भेज देगा तो सीपीयू अब कमांड जनरेट कर देगा आईओ मॉड्यूल के लिए। और आईओ मॉड्यूल को कमांड जनरेट हो जाएगी तो डिवाइस अब अपना काम करने लगेगी। ठीक है, डिवाइस प्रोसीड करेगी और सीपीयू अब डिवाइस को ये काम सौंप के कमांड को जनरेट करके डिवाइस को ये काम सौंप के अब सीपीयू फ्री हो जाएगा दूसरे टास्क के लिए। अगर कोई दूसरा प्रोग्राम है तो सीपीयू इज नाउ फ्री टू हैंडल दैट प्रोग्राम, अनदर प्रोग्राम। जबकि प्रोग्राम्ड आईओ में ऐसा नहीं था। प्रोग्राम्ड आईओ में क्या था कि जब आईओ ट्रांसफर हो रहा है तो सीपीयू कोई दूसरा टास्क दूसरा प्रोग्राम हैंडल नहीं कर सकता था। सीपीयू कंटिन्यूअसली वॉच करेगा डिवाइस के स्टेटस को, रजिस्टर्स को कंटिन्यूअसली वॉच करेगा और जब फ्लैग सेट या जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग सीपीयू एक्शन लेगा। बट यहाँ इंटरप्ट इनिशिएटेड में इंटरप्ट आई सीपीयू के पास, सीपीयू ने आईओ मॉड्यूल को कमांड जनरेट कर दी, डिवाइस आगे प्रोसीड हो गई और सीपीयू फ्री हो गया दूसरे प्रोग्राम के लिए। मतलब सीपीयू को वेट नहीं करना है कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट होने के लिए, वेट नहीं करेगा। इंस्टीड के सीपीयू क्या है कि फर्दर प्रोसीड कर जाएगा दूसरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब दूसरा प्रोग्राम सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है और बीच में जो इनपुट आउटपुट चल रहा है, अगर इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो गया तो फिर से वो डिवाइस इंटरफेस कंट्रोलर सीपीयू को फिर इंटरप्ट भेजेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम अब सीपीयू को फिर से हैंडल करे। ठीक है, या दूसरा टास्क जो भी परफॉर्म करना है। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जैसे स्टार्ट करने के लिए तो सीपीयू क्या करेगा कि पहले तो डिवाइस कंट्रोलर डिवाइस इंटरफेस के रजिस्टर्स में एप्रोप्रिएट वैल्यू सेट कर देगा। ये एक्चुअली हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ।
तो जो कंटेंट्स होंगे रजिस्टर्स के उसको चेक करेगा, और अगर रीड रिक्वेस्ट है तो कंट्रोलर हमारा ऑब्वियसली कि अगर रीड रिक्वेस्ट है तो डिवाइस से लोकल बफर में ट्रांसफर करेगा, और सिस्टम कॉल की जरूरत होगी उस समय कि यूजर प्रोग्राम हमारा जो है आईओ को कंप्लीट होने के लिए वेट भी कर सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सीपीयू कभी वेट नहीं करेगा, कभी जरूरत होगी तो सीपीयू वेट भी करेगा। अब इस केस में जैसे मैंने कहा कि सीपीयू इंटरप्ट्स आई, सीपीयू ने कमांड जनरेट कर दी, डिवाइस उस कमांड्स को हैंडल करने लग गई और सीपीयू दूसरे टास्क में लग गया। अब ये भी हो सकता है कि सीपीयू के पास दूसरा टास्क ना हो करने के लिए, मतलब कोई दूसरा प्रोग्राम है ही नहीं, या ओएस के पास कोई अदर वर्क नहीं है करने के लिए, तो फिर ये वेट इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी कि आइडल लूप की तरह। आइडियल लूप जो है वो जैसे पहले हमने प्रोग्राम इनिशिएटेड में देखा था, तो यहाँ भी उसी वेट इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, जो एक मतलब आइडल लूप होगा, जो जिसका पर्पज कुछ नहीं होगा, टू डिले द सीपीयू ऑपरेशन बस। तो अब ऑब्वियसली कि जब जैसे प्रोग्राम्ड आईओ में था कि जब प्रोग्राम हमारा इनपुट आउटपुट चल रहा है तो सीपीयू फ्लैग को चेक करता था कंटिन्यूसली, बट इसमें ऐसा नहीं। एक बार इंटरप्ट आई सीपीयू के लिए, सीपीयू ने कमांड जनरेट कर दी, आईओ ऑपरेशन परफॉर्म होने लगा, तो सीपीयू फ्लैग को चेक नहीं करेगा। ये इंटरफेस का काम है कि डिवाइस को मॉनिटर करता रहे और चेक करता रहे। अगर जो भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो डिवाइस अब सीपीयू को इंटरप्ट्स भेज देगा और सीपीयू उसको हैंडल करेगा। सीपीयू अपना एग्जीक्यूशन एज इट इज करता रहेगा। मतलब ये है कि सीपीयू ने कमांड दे दी, कमांड्स के थ्रू आईओ मॉड्यूल अब अपना कमांड्स के थ्रू वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है आईओ डिवाइस। ओके, और सीपीयू दूसरे टास्क में लग गया। ठीक है, तो सीपीयू दूसरे टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए कंटिन्यू रहेगा। ओके, जब तक कि ये आईओ डिवाइस या आईओ हार्डवेयर द्वारा फिर से इंटरप्ट नहीं किया जाता। ठीक है, मतलब कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट हो गया आईओ डिवाइस द्वारा, तो आईओ डिवाइस फिर से ठीक है आप। सीपीयू को फिर से इंटरप्ट करेगा। ओके, तो सीपीयू जब इंटरप्ट रिसीव करेगा तो जो भी टास्क अब इस प्रेजेंटली करेंटली कर रहा है, ठीक है, तो उसको छोड़ के और फिर आईओ डिवाइस की जो इंटरप्ट आई है उसको फिर से हैंडल करेगा। तो जब सीपीयू के पास कोई इंटरप्ट आती है तो सिंपल टास्क सीपीयू क्या करता है कि जो करंट एक्टिविटी है, मतलब जो करंट प्रोग्राम सीपीयू प्रोसेस कर रहा है, उसको सस्पेंड कर देता है, और उस करंट प्रोग्राम की जो स्टेटस है, स्टेटस से मतलब कि वो प्रोग्राम किस स्टेट में है, क्योंकि रनिंग प्रोग्राम है, तो इट्स द केस ऑफ प्रोसेस रनिंग प्रोग्राम। रिमेंबर द थिंग व्हेन आई टोल्ड यू प्रोसेस इज द एक्टिव एंटिटी एंड प्रोग्राम इज द पैसिव एंटिटी। तो जब हमारा अगर कोई रनिंग प्रोग्राम इंटरप्ट होता है, अगर सीपीयू इंटरप्ट होता है, तो दैट मीन्स कि सीपीयू अगर उस मोमेंट पे कोई प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, तो उसको ये सस्पेंड कर देगा। सस्पेंड मीन्स कि कुछ टाइम के लिए रोक देगा, लेकिन कुछ टाइम बाद, रोकने के कुछ टाइम बाद फिर से वो सीपीयू वापस उस प्रोग्राम पे जब रिटर्न होगा, तो सीपीयू को कैसे मालूम चलेगा कि मेमोरी के किस एड्रेस से कौन सा इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करना है, अब कितना प्रोग्राम चल चुका है, कहाँ से प्रोग्राम को हैंडल करना है। तो अब इसमें परहैप्स यू आर रिमेम्बरिंग
कि कौन सा ऐसा रजिस्टर होता है जो मेमोरी के उस लोकेशन को ट्रैक करता है कि एड्रेस इंस्ट्रक्शन किस एड्रेस से आना है। ठीक है, मतलब किस एड्रेस से इंस्ट्रक्शन आना है, ये कौन सा रजिस्टर इसको कीप ट्रैक करता है। जो इंस्ट्रक्शंस करंट में एग्जीक्यूट हो रहा है उसका एड्रेस तो होगा एमएआर रजिस्टर में, और जो नेक्स्ट एग्जीक्यूट होना है उसका एड्रेस होगा प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में। तो मेनली सीपीयू क्या करता है कि प्रोग्राम किस स्टेट में है उस मोमेंट पे उसकी स्टेट को प्रिजर्व करेगा किसी स्टैक पर या मेमोरी पर। ठीक है, और प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर का एड्रेस भी सेव करेगा। इसका मीन्स ये है कि सीपीयू ने जो करंट रनिंग प्रोग्राम है उसको सस्पेंड कर दिया, उसकी स्टेटस या स्टेट को सेव कर दिया, मतलब वो किस स्टेट में था और जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, और किस एड्रेस से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना था, मतलब पीसी रजिस्टर का कंटेंट्स भी कहीं ना कहीं सेव कर दिया। और जो अब नया टास्क आया उसको रन करने लगेगा। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो इंटरप्ट्स आई उसके कोड को अब ये रन करने लगेगा। तो एक तरह से वैसे ही हो गया कि जैसे हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई काम आ गया, हमने वो बुक मार्क रख दिया बुक के बीच में, और काम फिनिश करके फिर से बुक आके फिर वो बुक मार्क हटा के फिर वहीं से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये इंटरप्ट फैसिलिटी का अपना वो एक क्राइटेरिया है, या ये कह सकते हैं कि फैसिलिटी है इंटरप्ट की, कि वो इस लोकल रजिस्टर कंटेंट्स को, मतलब जो रजिस्टर कंटेंट्स को ऑटोमेटिकली सेव कर देगा मेमोरी में कहीं ना कहीं, और जो स्पेसिफिक कोड हैं या इंटरप्टेड टास्क है उसको हैंडल करने लगेगा। तो अब जब सीपीयू वापस आएगा तो वो अपनी पुरानी स्टेट को रिकवर करके पुराने प्रोग्राम को चलाएगा ही चलाएगा। तो जब सीपीयू प्रीवियस प्रोग्राम पर लौटेगा तो ये उस टास्क को शुरू करेगा जो इसने छोड़ा था इंटरप्ट आने पर। ठीक है, तो तो अब मीनवाइल, ठीक है, अब जैसे सीपीयू ने जो टास्क छोड़ा था वहां पे आके फिर ये करने लगा, मतलब प्रोसेस करने लगा। अब प्रोसेस करने लगा, फिर इसके बाद क्या है कि जो आईओ ऑपरेशन सीपीयू कमांड देके आईओ डिवाइस पर छोड़ के आया था, तो जब वो टास्क कंप्लीट हो गया तो डिवाइस कंट्रोलर अब फिर सीपीयू को एक इंटरप्ट भेजेगा कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन अब कंप्लीट हो गया है। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, जैसे कीबोर्ड इंटरप्ट्स की बात करते हैं, तो कीबोर्ड से हमने कोई की प्रेस की, वो सीपीयू के पास इंटरप्ट्स पहुंची। ओके, तो सीपीयू ने वो जो करंट में प्रोग्राम काम कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, वो स्टॉप कर दिया। ओके, और कीबोर्ड को रीड करने लगा, और की जो वैल्यू है जो कीबोर्ड से हमने की प्रेस की है, ठीक है, उसको बफर में प्लेस कर दिया, कीबोर्ड के बफर से मतलब मेमोरी के अंदर प्लेस कर दिया। अब मेमोरी से जहां भी जाना है वो जाएगा, और सीपीयू लौट गया जो वो कर रहा था, जो भी प्रोसेसिंग कर रहा था। ठीक है, एंड दिस इज अ टास्क विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ओके, सेकेंड के फ्रैक्शंस में ये टास्क हो जाएगा। अब जैसे हमने कमांड की बात की, तो इसमें कुछ नया नहीं है, नया कुछ नहीं बता रहा हूँ। कुछ कमांड्स ऐसी भी हो सकती हैं जिनमें पैरामीटर्स हों, तो रजिस्टर्स के साथ ये पैरामीटर भी लोड होंगे। तो अगर पैरामीटर्स होंगे तो ये पैरामीटर्स भी चेक होंगे साथ साथ, और उसके लिए एक डेटा स्ट्रक्चर ओएस में बनेगा। ठीक है? तो जब कोई कमांड, देखो हम फिर से रिटर्न हो रहे हैं उसी टास्क पर, कि जब कोई कमांड एक्सेप्ट होती है या कंप्लीट होती है,
तो सीपीयू ने कोई कमांड जैसे एक्सेप्ट की, मतलब सॉरी, सीपीयू ने कोई कमांड प्रोवाइड की और डिवाइस ने वो कमांड एक्सेप्ट की। तो अब डिवाइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आईओ ऑपरेशन कंप्लीट करेगा, परफॉर्म करेगा, ठीक है। और सीपीयू जो है उस कंट्रोलर को अकेला छोड़ देगा कि नाउ अब तुम ही करो वो आईओ ट्रांसफर, और मैं तो चला अपना जो पुराना काम है घर का जो पड़ा हुआ है उसको हैंडल करूंगा। ओके। तो मतलब ये है कि सीपीयू ने कमांड जनरेट कर दी, इश्यू कर दी उस आईओ मॉड्यूल डिवाइसेस को, तो वो अपना आईओ ट्रांसफर में लग गए और सीपीयू दूसरे टास्क पे लौट आया। मतलब जो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है अब वो डिवाइसेस को कंट्रोल करेंगे। अब ये जो कमांड है सीपीयू ने प्रोवाइड की थी वो कंप्लीट हो गई, मतलब टास्क कंप्लीट हो गया आईओ ट्रांसफर। तो अब कंट्रोलर फिर से क्या करेगा कि सीपीयू को फिर इंटरप्ट भेजेगा, जिससे कि ओएस फिर सीपीयू को अपने कंट्रोल में ले लेगा और जो ऑपरेशन का रिजल्ट है अब सीपीयू उसको टेस्ट करेगा। ठीक है। तो सीपीयू जो रिजल्ट चेक करेगा वो कंट्रोलर के रजिस्टर्स को रीड करके करेगा। ठीक है। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट डायग्राम है, अगर समझ में आ रहा है तो मैं अभी समझा देता हूँ, अगर अदरवाइज फिर से हम इस पे लौटेंगे। कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम है, उसने रिक्वेस्ट भेजी हमारी इनपुट आउटपुट कंट्रोल सिस्टम को। ठीक है। जो इनपुट आउटपुट कंट्रोल सिस्टम है हम प्रीवियस लेक्चर्स में इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो इनपुट आउटपुट कंट्रोल सिस्टम से अब जो रिक्वेस्ट जाएगी वो डिवाइस ड्राइवर के पास जाएगी। तो डिवाइस ड्राइवर क्या करेगा, दो ऑप्शन है डिवाइस ड्राइवर के पास। एक तो आईओ डिवाइस कंट्रोलर पे ये रिक्वेस्ट भेजेगा, और आईओ डिवाइस कंट्रोलर पे रिक्वेस्ट भेजेगा तो ये इनपुट आउटपुट को इनिशिएट करेगा। इनपुट आउटपुट इनिशिएट हो जाएंगे तो इनपुट हमारा रेडी है, आउटपुट कंप्लीट है या एरर जनरेट, कोई भी केस हो सकता है। तो ये फिर सीपीयू को इंटरप्ट भेजेगा। तो सीपीयू को इंटरप्ट भेजेगा तो सीपीयू इस इंटरप्ट को ट्रांसफर कर देगा इंटरप्ट हैंडलर के पास, या फिर डिवाइस ड्राइवर पे हम फिर से आते हैं। तो डिवाइस ड्राइवर क्या करेगा कि ये डिवाइस ड्राइवर और इधर सीपीयू ट्रांसफर कंट्रोल टू इंटरप्ट हैंडलर, तो ये इंटरप्ट भेजेगा। तो सीपीयू चेक करेगा इंटरप्ट्स को इंस्ट्रक्शंस के बीच, और सीपीयू ट्रांसफर कंट्रोल टू इंटरप्ट हैंडलर। इंटरप्ट हैंडलर अभी हम आगे आईएसआर इंटरप्ट सर्विस रूटीन डिस्कस करेंगे, तो उसमें देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ठीक है। तो जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है या इंटरप्ट हैंडलर है वो डेटा को प्रोसेस करेगा और ये इंटरप्ट से अब रिटर्न हो जाएगा। तो इंटरप्ट से रिटर्न होने के बाद सीपीयू अपना पुराना टास्क पर जो भी है वो परफॉर्म करने लगेगा। ठीक है। अब हम इंटरप्ट सर्विस रूटीन की बात करते हैं। इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ठीक है। तो इंटरप्ट सर्विस रूटीन क्या है, एक्चुअली क्या है, इंटरप्ट हमारा सीपीयू को जो टास्क परफॉर्म कर रहा है सीपीयू उससे उसको सस्पेंड करके और करंट प्रोग्राम पे ले आता है, जिससे कि सिस्टम हमारा दूसरा एक्शन ले सके। तो जो इंटरप्ट आर्किटेक्चर है वो इंटरप्टेड स्टेट में सीपीयू की इंटरप्टेड स्टेट का या प्रोसेस का कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने अभी बताया कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन को रिस्टोर करना पड़ेगा। ठीक है। तो सीपीयू ऑन रिसीविंग एन इंटरप्ट, जब सीपीयू इंटरप्ट को रिसीव करता है तो ये इंटरप्ट सिग्नल को कैसे रिस्पॉन्ड करता है, मतलब जो उसका रिटर्न एड्रेस है पीसी रजिस्टर का, मतलब पीसी रजिस्टर एक तरह से इस समय वो एड्रेस होल्ड करे है कि जो कि बिना इंटरप्ट के प्रोग्राम जिस नेक्स्ट एड्रेस से इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है, लेकिन इंटरप्ट आ गई तो अब उस नेक्स्ट एड्रेस से इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा और प्रोसेस किस स्टेट में है ये सारा इंफॉर्मेशन एक मेमोरी या फिर हार्डवेयर स्टैक पर ये सेव कर देगा सीपीयू।
इंटरप्ट आने पर, जिससे कि इंटरप्ट को इनिशिएट करने के बाद, टास्क को इनिशिएट करने के बाद जब सीपीयू रिटर्न होगा पुराने टास्क पर, प्रोग्राम पर, तो फिर से वहां से स्टार्ट कर सके। ठीक है। तो अब इंटरप्ट आई तो सीपीयू जो एक तरह से कंट्रोल सीपीयू को जाएगा, वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन पर जाएगा। कहने का मतलब कि जिस डिवाइस से या जिस सॉफ्टवेयर से या जिस टाइप की इंटरप्ट आई है, ओके, जिस टाइप का काम आया है, टास्क आया है, ठीक है, तो सीपीयू अब मेमोरी में उसी एड्रेस पर ही तो भेजेगा उसको प्रोसेस करने के लिए। ओके। और इंटरप्ट सर्विस रूटीन एक तरह से क्या है कि ये इंटरप्ट वेक्टर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है इंटरप्ट वेक्टर। तो उसमें क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक एरिया मेमोरी में रिजर्व करता है, जो कि सारी इंटरप्ट्स के रूटीन्स उस एरिया में सेव रहते हैं। और अगर नहीं रहते हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल के साथ वर्चुअल मेमोरी में या हार्ड डिस्क में, जहां ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, वहां से वापस ओएस लाएगा मेन मेमोरी में, अगर वो कोड नहीं है। वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट यहाँ इंप्लीमेंट होगा। कहने का मतलब कि जिस टाइप की इंटरप्ट आई, जो भी रिक्वेस्ट आई, उन सभी रिक्वेस्ट के लिए कोड ओएस के पास है, और मेन मेमोरी में वो स्टोर करके रखेगा ओएस, और मेन मेमोरी में उस पॉइंट पर भेजेगा। ठीक है। फिक्स एड्रेस मेमोरी में कि जो इवेंट आई है, जो इंटरप्ट की रिक्वेस्ट है, वो डील होने के लिए मेमोरी में अब कंट्रोल वहां पहुंच जाएगा। एक तरह से फंक्शन कॉल की तरह हो गया कि तुम्हारा प्रोग्राम सीक्वेंशियली चल रहा है, बीच में फंक्शन कॉल आई, तो फंक्शन कॉल में क्या है कि अब कंट्रोल मेमोरी में उस एड्रेस पर पहुंचेगा, मेमोरी में उस एड्रेस पर पहुंचेगा जहां पर वो फंक्शन के कोड सेव हैं। ठीक। तो इंटरप्ट सर्विस रूटीन की बात करते हैं। मेन तो मैंने बता ही दिया इंटरप्ट सर्विस रूटीन का मतलब। ठीक है। तो सिस्टम भी इसमें डिटरमिन करेगा, ठीक है, कि कौन सी कंडीशन सीपीयू को इंटरप्ट कर सकती हैं। तो हर एक इंटरप्ट के लिए अपना अलग कोड सेगमेंट, ठीक है, अपना अलग कोड मेमोरी में होगा। तो एक तरह से ओएस इसको इन्वोक कर लेगा कि जिस तरह की इंटरप्ट है, उस तरह की इंटरप्ट के लिए कोड मेमोरी से इन्वोक हो जाएगा। ठीक है। और इस कोड को हम बोलते हैं इंटरप्ट सर्विस हैंडलर रूटीन, आईएसआर। और कंप्लीट जो सेट ऑफ इंटरप्ट है, सारा कोड, उसको हम इंटरप्ट वेक्टर टेबल भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो हर एक इंटरप्ट का अपना एक नंबर होता है, अपना अलग इंटरप्ट सर्विस रूटीन कोड होता है। ठीक है। जो कि इंटरप्ट का कॉज डिटरमिन करता है। तो सीपीयू अब आईएसआर पर जंप हो जाता है, और वहां से हमारे कोड वो चलने लगते हैं। तो आईएसआर अब क्या है कि जो नेसेसरी प्रोसेसिंग है, जरूरी प्रोसेसिंग है, ठीक है, वो परफॉर्म करता है। और सीपीयू को ये उस स्टेट पर लौटा देता है जहां सीपीयू इंटरप्ट्स के पहले था। मतलब प्रोग्राम की उस स्टेट तक लौटाने का काम भी इंटरप्ट सर्विस रूटीन ही करता है सीपीयू को, कि सीपीयू फिर से अपना पुराना जो छोड़ा हुआ प्रोग्राम है उसको उस स्टेट पर जाके ऑक्यूपाई कर सके। तो इंटरप्ट्स आने पे हम जानते ही हैं कि क्या होता है। सीपीयू हमारा जो करंट एक्टिविटी वर्क परफॉर्म कर रहा है उसको सस्पेंड कर देगा, स्टेट को, पीसी रजिस्टर के कंटेंट्स, प्रोसेस की स्टेट्स वगैरह को सेव करेगा, और इंटरप्ट सर्विस रूटीन पर जंप हो जाएगा। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि जो हमारा इंटरप्ट सर्विस रूटीन है और सब रूटीन, मतलब फंक्शन कॉल और इंटरप्ट सर्विस रूटीन में डिफरेंस क्या है। तो अंतर ये है कि जो इंटरप्ट है हमारी, या इंटरप्ट सर्विस रूटीन है, वो किसी इवेंट के द्वारा परफॉर्म होते हैं, जबकि
सब रूटीन या फंक्शन वो हमारे पहले से अरेंज्ड प्लान है। फंक्शन या सब रूटीन जो है पहले से अरेंज प्लान, मतलब कि वो पहले से प्रोग्राम में लिखे हुए कोड हैं। और प्रोग्राम जब हमने एग्जीक्यूट किया है, कंपाइल किया है, तो वहां पे जहां पे हमने फंक्शन को कॉल किया है उसी जगह कॉल होना है, प्री प्लान्ड है। लेकिन इंटरप्ट सर्विस रूटीन वो अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू आईओ डिवाइस सॉफ्टवेयर, डिफरेंट नीड्स के अकॉर्डिंग किसी भी मोमेंट पर सीपीयू के पास सिग्नल आ सकता है। ठीक है, तो वो अकॉर्डिंग टू नीड है। तो इंटेल पेंटियम प्रोसेसर की अगर हम इंटरप्ट वेक्टर टेबल देखें, तो एक तरह से जो वेक्टर नंबर लिखा है ये है आईएसआर, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। तो एक नंबर दिया हुआ है इंटेल इंटेल प्रोसेसर में कि 0 1 2 3 6 तक। जीरो है हमारी इस इंटरप्ट के लिए कि डिवाइड बाई जीरो, जो डिवाइड एरर है वो डिवाइड बाई जीरो। डीबग एक्सेप्शन है नंबर 1, नल इंटरप्ट 2 है, ब्रेक पॉइंट 3 है। ठीक है, इसी तरह इनवैलिड ऑप कोड के लिए 6 है। आगे नंबर 7 है डिवाइस नॉट एप्लीकेबल, कोई ऐसा ऑपरेशन कर रहे हैं जो उस डिवाइस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो एक 12 नंबर का देखें हम तो स्टैक फॉल्ट है। आगे आते हैं पेज फॉल्ट है, वो 14 नंबर है। अलाइनमेंट चेक है, वो 17 नंबर है। तो ये सारे नंबर हैं इंटरप्ट्स के लिए इंटेल पेंटियम प्रोसेसर में। ओके, तो ये जो 3 पॉइंट लिखे हैं ये मैं समझा ही चुका हूं इस लेक्चर में। ठीक है, यू कैन रीड इट आउट। कि जो इंटरप्ट्स आती हैं हमारी, वो सीपीयू का कंट्रोल जो है आईएसआर पर इंटरप्ट वेक्टर के थ्रू पहुंचाती है। और इंटरप्ट वेक्टर एक तरह से क्या है कि मेमोरी में सभी इंटरप्ट्स का उस नंबर के लिए, वैल्यू के लिए एक कोड लिखा हुआ है जो कि वो मेमोरी से एग्जीक्यूट होना है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एक पार्ट है इंटरप्ट वेक्टर, तो मेमोरी में किसी रीजन पर, एक सर्टेन रीजन पर ये एलोकेट होता है या रिजर्व होता है। ठीक है, तो एक तरह से अब हमारा लेक्चर तो फिनिश ही हो गया। ठीक है, और टाइम भी थोड़ा सा लंबा हो गया, हल्का सा ये लेक्चर। जनरली आधा घंटे का होता है, बट ये 5 मिनट 7 मिनट ज़्यादा हो गया। तो ये पढ़ लो, 3 4 पॉइंट हैं। सीपीयू में जितने सपोर्टेड हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरप्ट्स, उन सभी के लिए 0 से लेके उस नंबर तक होता है। हर एक इंटरप्ट के लिए हमारा इंटरप्ट वेक्टर प्रोग्राम्ड होता है, एक एड्रेस के साथ एसोसिएट होता है। तो जब इंटरप्ट अगर होती है तो उस एड्रेस से ये एग्जीक्यूट होता है। जब कोई इंटरप्ट आती है तो सिस्टम हमारा चेक करता है एड्रेस को इंटरप्ट वेक्टर के लिए और उस लोकेशन पर चला जाता है। पोलिंग और वेक्टर इंटरप्ट, ठीक है, तो वैसे तो हम इसको डिटेल में जा सकते थे, बट ज्यादा अब हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इंटरप्ट्स एक तरह से, इंटरप्ट्स को अकॉम्प्लेस करने के लिए 2 मेथड होते हैं, वेक्टर इंटरप्ट एंड नॉन वेक्टर इंटरप्ट। ठीक है, ये मैंने बताया ही है कि जो सीपीयू की स्टेट है वो ओएस उसको प्रिजर्व करता है। ठीक है, पीसी रजिस्टर वगैरह को मेमोरी या हार्डवेयर स्टैक में। और ये चेक करता है कि किस टाइप की इंटरप्ट है, यानी पोलिंग है या वेक्टर इंटरप्ट है। तो ये चेक करने के लिए 2 मेथड है, वेक्टर इंटरप्ट एंड नॉन वेक्टर इंटरप्ट। So by this we have completed our discussion for interrupt initiated IO. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली इट विल हैपन टुमारो। तो इफ एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग।
he or she can ask, or else I'm closing this meeting. पूछना है किसी को कुछ?